हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक 4th यूनिट से, जो कि है आरएलसी सर्किट। भैया मीन्स आरएलसी जो है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज के अंदर तब जोड़े जाते हैं, तब उस सर्किट के अंदर क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और उससे कंबाइंड रेजिस्टेंस बोलें या फिर जो है इम्पीडेंस बोलें, वो हम निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नो ड्रामा, नो टाइम पास, ओनली स्टडी। हमने दोस्तों यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हुए हैं। इन डायग्राम को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो यूँ मान लेना कि आपको टॉपिक सही समझ में आ गया है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, हमने यहाँ पे जोड़ रखा है सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टर और फिर ये कैपेसिटर। इसको हमने जोड़ा है एसी के साथ में। एसी के साथ में इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या है, देखो कि अगर मान लिया आर इसके अंदर रेजिस्टेंस है, रजिस्टर का, और एल इसका इंडक्टेंस है, इंडक्टर का, सी इसका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर का, तो हम जानते हैं तब सीरीज के अंदर जोड़ी जाती है एसी के साथ में कोई भी चीज, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो इंडक्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, तब उस केस के अंदर हमारा जो करंट रहता है वो सेम रहता है और यहाँ पे जो चेंज होता है वो वोल्टेज के अंदर आता है या ईएमएफ के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम मान करके चले कि जो है कंप्लीट वी था और यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी आर, इंडक्टर के अक्रॉस वी एल और कैपेसिटर के अक्रॉस वी सी वोल्टेज ड्रा हो रही है। और आई यहाँ पे सेम करंट है, सेम करंट ड्रा हो रहा है। तो यहाँ पे वी आर के वजह से या वी एल की वजह से या वी सी की वजह से जो यहाँ पे चेंज आ रहा है फेज के अंदर, वो हम यहाँ पे करेंगे। तब अगर रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है एसी सर्किट के साथ में, हम इससे पहले कर चुके हैं कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। तो दोनों फेज डिफरेंस हमने एक ही साइड में दिखा रखे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, तब इंडक्टर जोड़ा जाता है तो क्या होता है, ये आपका 90 डिग्री फेज इंक्रीज हो जाता है। तो वोल्टेज और इस करंट के बीच में 90 डिग्री अपवर्ड में आता है फेज चेंज। जब कैपेसिटर जोड़ा जाता है तो तब आता है उसके लेग्स बिहाइंड हो जाता है, वोल्टेज के साथ में करंट का फेज डिफरेंस 90 डिग्री आता है। वही हमने इन तीनों के बेस पे ही हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है कि ये रेजिस्टेंस वाले केस के अंदर ये करंट था और यहाँ पे जो इस साइड में, तो ये क्या हो गया आपके पास में, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वी आर में सेम ही डायरेक्शन में है, कोई भी फेज चेंज नहीं है। तो सेकंड क्या हो गया आपके पास में, वी एल के लिए यहाँ तक वी एल दिखा रखा है हमने, वी एल, और डाउनवर्ड में क्या था, वीसी के लिए। तो यहाँ पे ये वीसी के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वीसी के लिए। तो ये वीसी हो गया आपके पास में चेंजेस। तो इस केस के अंदर हमने ये 90 डिग्री डाउनवर्ड में वीसी के लिए, अपवर्ड में 90 डिग्री वीएल के लिए। तो यहाँ पे देखो ये जो है कम है, यहाँ पे क्या है कि वीएल पहले है तो उसके अंदर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वोल्टेज जो इसके अंदर कम आएगी इससे। तो इसी कारण से क्या होगा कि ये कम है तो इसमें से माइनस करके, ये आपस में दोनों इक्वल और अपोजिट इफेक्ट थे, तो ये इसमें से एक माइनस हो गया, ये यहाँ तक रह गया मान लिया, तो ये आ गया VL माइनस VC। अब हमारे पास में जो टोटल इस डायग्राम से फैक्टर बच गया वो रह गया ये VR और ये VL माइनस VC। तो इन दोनों वेक्टर बच गए, ये वेक्टर है दोनों टाइप में, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या होगा, इनके इन बिटवीन से होगा या इसका डायगोनल हो जाएगा। इस टाइप में डायगोनल हमने ले लिया, ई नोट हमने EMF इसका जो है कंप्लीट रेजिस्टेंस रिजल्टेंट मान लिया है। तो ये यहाँ पे फाई मान लिया हम एंगल से, ये हमें मिल रहा है, तो फाई एंगल से इन दोनों से मिल करके ये आ रहा है आपके पास में, ये फेज एंगल हमने दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी ये भी क्या हो जाएगी, VL माइनस VC हो जाएगी, इसके इक्वल ही, और इसके सामने वाली वैल्यू ये भी VR हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है इस डायग्राम को समझेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे करना क्या है, सिंपली हम जैसे लेकर के चलते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, अपने पास में ये इक्वेशन है। और उसके बाद में क्या आता है, द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या है हमारी, तो वो वी आर हम लेकर के चले हैं, तो वो हो जाती है आपके पास में, आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है। आई नॉट यहाँ पे
मैक्सिमम और ये मैक्सिमम लेकर चले तो रेजिस्टेंस आपके पास में अक्रॉस एल इंडक्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगी, वी एल इक्वल टू आई नॉट एक्सएल। एक्सएल यहाँ पे क्या है, इंडक्टर का एक टाइप में रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये आपके पास में रिएक्टेंस है। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सी कैपेसिटर के अक्रॉस, तो एक्स सी क्या है यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस ही मान करके चलेंगे इसको, इसलिए आई नॉट एक्स सी। तो यहाँ पे अगर हमें निकालनी है वैल्यू ओ के की, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बन गई अपने पास में ओ के ए, ये ट्राइंगल बन गई। इस ट्राइंगल से हम निकालें तो ये हमारे पास में आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ओ के इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर अंडर द रूट, इधर का भी स्क्वायर आता है वो उधर जाकर के अंडर रूट हो गया। तो यहाँ पे ओ ए की वैल्यू, ठीक है, ओ ए की वैल्यू क्या है, वी आर हम लिख ली उसका स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू क्या है, इस तरीके से ये ओ बी, ठीक है, ओ बी डैश लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ओ बी डैश लिख लेना। तो ओ बी डैश की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो ये आपके पास में वी एल माइनस में वी सी इसका स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, ये लिख रखी हैं, इन सब की वैल्यू रख दी, आई नॉट आर स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स होल स्क्वायर। इन सब के अंदर से देखिएगा आई नॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है और रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आई नॉट इसका बाहर आ गया। तो आई नॉट बाहर आ गया तो अंदर रह गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस में एक्स सी। इससे आई नॉट को अगर हम इधर लेकर के आते हैं तो ये हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ जेड से, जेड से, यहाँ हम इसको जेड से नोट कर रहे हैं। देखिएगा वी बाई आई मीन्स आर हो गया, मीन्स रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस ये टाइप में बन जाता है आर एल सी सर्किट का, मीन्स रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तब एक साथ सीरीज में जोड़े जाते हैं किसी भी ऐसी सर्किट के साथ में। तो ये जेड जो है ये एक टाइप में रेजिस्टेंस है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं इम्पीडेंस, इसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस, इसको हम इम्पीडेंस बोल देते हैं। तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। तो ये इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब यहाँ से ये फेज जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है हमारा फाई एंगल। तो इस फाई एंगल के बेस पे हम जो है डायरेक्शन निकालें तो ये क्या हो जाएगी, टेन फाई से हम डायरेक्शन निकालते हैं, टेन फाई ए के बाई ओ ए हो जाएगा, ए के बाई ओ ए मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा बन जाएगा। तो इस केस के अंदर हमारे पास में आ जाएगा जो ए के है वो क्या है, ओ बी डैश के इक्वल है, तो बाई में ओ ए, तो उनकी वैल्यू रखते हैं ओ बी डैश की इनकी। तो यहाँ पे वी एल माइनस में वी सी होता, वी एल की जगह पे आई नॉट एक्स एल माइनस में आई नॉट एक्स सी। आई नॉट से आई नॉट ऊपर से कॉमन हो जाएगा, नीचे से कॉमन हो जाएगा, तो आई नॉट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास में टेंजेंट की वैल्यू ये आ जाती है। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाती है। अब देखिएगा इसका नाम दिया हमने इम्पीडेंस। अब इस केस के अंदर जो ये ट्राइंगल बन रही है ओ के ए, ये हो जाएगी हमारे पास में इम्पीडेंस ट्राइंगल, इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हो जाती है इम्पीडेंस ट्राइंगल, इसको कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये इम्पीडेंस ट्राइंगल कहलाएगी। अगर इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ही चेंज कर लेता हूं, देखो अगर यहां पे हमने तीनों चीज ली आर एल और सी, अगर मान लिया यहां पे हमारे साथ में अगर मिलकर के इसके साथ में एक एक अलग अलग हम करें कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है ओनली, कि कैपेसिटेंस नहीं है। कैपेसिटेंस अगर नहीं है तो उस केस के अंदर देखो क्या हो जाएगा कि अगर हम ये लिखें जेड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस लिखें तो यहां से साफ करके यहां लिख लेते हैं। देखिएगा कि अगर हमारे पास में आर और एल सर्किट के अंदर हैं तब सीरीज में ऐसे ही ये सी नहीं है, तब उस केस के अंदर जेड की जो वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे जेड की वैल्यू जो आई थी आपके पास में, आर तो है ही आपके पास में, प्लस में एक्स एल है ही, तो सी नहीं है तो सी वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। तो यहाँ से फिर टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो सी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा एक्स एल वाई आर आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी आपके पास में वैल्यू। अगर हम इसी के अपोजिट अलग दूसरा लेकर के चलें कि अगर हमारे पास में आर है और सी है, मीन्स रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस से मिलकर के सर्किट बना है, तो तब हमारे पास में जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो बन जाएगी आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा ये माइनस था तो माइनस से प्लस बन जाएगा और ये एक्स से स्क्वायर,
और इसी तरीके से टेंजेंट फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, एक्स और वाई में आर, ये माइनस में डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है दोनों केस के अंदर कर सकते हैं कि आर एल सर्किट है चाहे हमारे पास में आर सी सर्किट है। इसको हम जो बोलते हैं, ये जो आता है ये डायग्राम, जो इसको फेजर डायग्राम से ही बोल देते हैं हम कि ये फेज दिखा रहा है, कितना फेज चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस जोड़ने पे या कैपेसिटर जोड़ने पे या फिर आपके पास में इंडक्टर जोड़ने पे। इसको हम RLC सीरीज सर्किट भी बोलते हैं और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो तब तीनों से मिलकर के हमारे पास में जो बन जाता है वो रेजिस्टेंस हमारा Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC इसका स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। और जो ये ट्राइंगल बनी इसको बोलेंगे हम इम्पीडेंस ट्राइंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है और बहुत आगे आपको काम आने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही लाभदायक आप लोगों के लिए रहेगा एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी पार्ट वीडियो का समझ में नहीं आया है तो कमेंट के अंदर आप कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।